चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड में बिना चुनाव जीते कोई पहला सीएम अगर बना है तो वो है पुष्कर सिंह धामी। और किसी सीएम के लिए कोई विधायक सीट छोड़ रहा है तो उनका नाम है चंपावत से विधायक कैलाश चंद गहतोड़ी। आज कैलाश चंद गहतोड़ी विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बिल्कुल, सुबह 8 बजे कैलाश गहतोड़ी यमुना कॉलोनी में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास पर पहुंचेंगे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि कैलाश गहतोड़ी विधानसभा अध्यक्ष को जब अपना इस्तीफा सौंपेंगे तो इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसमें कैलाश गहतोड़ी के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 24 तारीख को एक बड़ी बैठक भी होनी है जिसमें इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि खुद मुख्यमंत्री चंपावत की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भले ही खटीमा में चुनाव में फतेह ना मिली हो, मगर अब मुख्यमंत्री चंपावत सीट पर किस्मत आजमाने जा रहे हैं। कैलाश गहतोड़ी के विधायक पद से इस्तीफे के बाद ये तय है कि सीएम धामी अब चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। अगले कुछ रोज में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। संबंधित जो वहाँ के विधायक कैलाश जी और वहाँ का संगठन है, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। विधायक जी ने भी एक प्रस्ताव दिया है कि मेरे यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े। मैं समझता हूँ कि आज कुछ निर्णय करके और कल तक आपको इस पर सूचना मिल जाएगी। सर, कल क्या विधानसभा स्पीकर के साथ बातचीत होगी, त्याग पत्र सौंपा जाएगा? हाँ, कल ही प्रक्रिया जो भी होगी मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन चूंकि वहाँ के संगठन का भी एक पत्र आया था, विधायक जी भी ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए सीट छोड़ दी है। मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। हमारे इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर विकास का एक नया आयाम स्थापित होंगे और हम सब यहाँ की पूरी जनता अपने पूरे दिल से उनका समर्थन करती है, उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री धामी की परंपरागत सीट खटीमा से लगी हुई है। साथ ही विधानसभा के मैदानी क्षेत्र बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। भाजपा संगठन को लगता है कि चुनाव परिणाम उसी के पक्ष में रहेंगे। 24 सीट तय होती है, उस सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा और बड़ा एकदम संगठन ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री जी की अपनी लोकप्रियता है। आज राज्य में हम लोग सत्ता रिपीट हुई है, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। सीएम धामी भी मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के ही रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने इन्हीं सब सियासी समीकरण को देखते हुए ये फैसला लिया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज के साथ चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा देहरादून से जुड़ चुके हैं। पंकज, अगर देखें तो आज 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब कैलाश गहतोड़ी विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर पहुंचेंगे, इस्तीफा उन्हें सौंपेंगे। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड की राजनीति के लिए काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री जब खटीमा में चुनाव हार गए थे उसके बाद से जब वो फिर से मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कई विधायकों ने आगे आकर ये कहा कि वो मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने वाले हैं, लेकिन आखिरकार लास्ट में जाकर ये तय हुआ कि वो चंपावत विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। और कैलाश गहतोड़ी ने शुरू में ही ये बात कह दी थी कि वो मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। और आज उस हिसाब से देखा जाए तो आज के लिए बहुत बड़ा दिन है मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि उनके लिए एक सीट खाली होने जा रही है। चंपावत से कैलाश गहतोड़ी इस्तीफा देंगे और इस वक्त देखिए मैं जो जहां पर वो इस्तीफा देने वाले हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, उनके आवास पर मौजूद हूं। अभी वो बाहर ही थी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो 8 बजे का वक्त रखा गया है। 8 बजे कैलाश गहतोड़ी समेत तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इसी आवास पर पहुंचने वाले हैं। और रितु खंडूरी जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो 8 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसके बाद जानकारी देंगे। तो ये कह सकते हैं कि क्योंकि लंबे समय से ये अटकलें चल रही थी कि मुख्यमंत्री किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या उनका समीकरण रहने वाला है। कई तरह से खबरें आई कि मुख्यमंत्री हरीश धामी
यानी कि धारचूला से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हरीश धामी उनके लिए सीट छोड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन क्योंकि देखिए जातीय, क्षेत्रीय और तमाम सारे समीकरण होते हैं और मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ना है और उपचुनाव में हर हाल में उन्हें जीत ही हासिल करनी होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि खटीमा के से लगी हुई चंपावत सीट है और वहाँ का समीकरण और खटीमा का समीकरण लगभग मिलता जुलता ही है। वहाँ पर मैदानी क्षेत्र के साथ साथ 40% जो हिस्सा आता है वो चंपावत सीट पे आता है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये उनके लिए मुफीद सीट मानी जा रही थी और वहीं से उन्होंने तय कर दिया है कि वो अब चंपावत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। कैलाश गहतोड़ी तमाम थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनके साथ पार्टी के कुछ पदाधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने का भी वक्त रखा गया और एक खास बात ये देखिए, मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ से उनकी सीट का ऐलान होगा, जैसे ही कैलाश गहतोड़ी यहाँ से इस्तीफे का ऐलान करेंगे तो मुख्यमंत्री का 1 बजे का कार्यक्रम चंपावत जाने का भी है। वहाँ एक मंदिर में वो जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो ये शुरुआती दौर उनका हो गया है चंपावत सीट को लेकर, किस तरह से वहाँ पर चुनाव लड़ने को लेकर, उपचुनाव को लेकर अपनी आगे की रणनीति बनाने जा रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अभी ये इस्तीफे का ऐलान होगा कि किस तरीके से, ठीक है पंकज, ठीक है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं इस पर लगातार हमारी भी नजर रहेगी। और 8 बजे विधानसभा स्पीकर के आवास पर कैलाश गहतोड़ी पहुंचेंगे, उसके बाद उनको इस्तीफा सौंपेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें कैलाश गहतोड़ी, ऋतु खंडूरी साथ में नजर आएंगे। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए पंकज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, आज रानीखेत पहुंचेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे करण माहरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला रानीखेत का दौरा है और इस लिहाज से यह दौरा बेहद खास हो जाता है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और स्वागत के लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। ग्रामीण इलाकों का दौरा भी करण माहरा को आज करना है। तो नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली मर्तबा पहुंच रहे हैं रानीखेत करण माहरा। ये इनकी विधानसभा क्षेत्र भी है, हालांकि इस बार हारे हैं लेकिन इससे पहले लगातार वो जीतते रहे यहाँ से। अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही कार्यकर्ता यहाँ पर बेहद उत्सुक है और आज जोरदार स्वागत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चारधाम का सफर यात्रियों के लिए महंगा हो सकता है। जी हाँ, चारधाम में सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ाने को लेकर कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही फैसला करेगी कि किराए में कितनी बढ़ोतरी की जानी है। बिल्कुल, इसी को लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बैठक की। बैठक में परिवहन आयुक्त के साथ सभी निजी वाहन संचालक भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि किराए में करीब 30% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। तो अब सफर करना महंगा हो जाएगा। चारधाम यात्रा से पहले सफर महंगा हो सकता है। कि चारधाम यात्रा ऐतिहासिक हो, निष्कंटक हो, सुविधाजनक हो और यात्रियों को हम हर चीज़ की सुविधा दे सकें, इसके लिए हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं और ये निश्चित किया है कि हम निजी वाहनों को भी, रोडवेज को भी, केमों को भी शामिल करें। आवश्यकता पड़े अन्यों का भी अगर हम सहयोग ले सकें तो हम इस यात्रा को सुगम और सरल बनाएंगे। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों के रुकने की बड़े स्तर पर व्यवस्था की तैयारी है। केदारनाथ धाम में एक दिन में रुक सकेंगे 8000 से ज्यादा श्रद्धालु। रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक अलग अलग जगह लगाए जाएंगे बड़े बड़े टेंट और पंडाल, ऐसी खबर है। बिल्कुल, आपको बता दें इस बार केदारनाथ में यात्रियों के काफी ज्यादा तादाद में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। केदारनाथ धाम जाने के लिए हेली सेवा के पहले चरण की बुकिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की भी जल्द शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही केदारनाथ में ध्यान गुफा की बुकिंग जून तक फुल है और इसके आगे और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसीलिए तीर्थ यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने की बड़ी व्यवस्था की गई है। एक साथ 8000 यात्री ठहर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया है। और जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उतनी बड़ी तैयारी है। आप ये समझ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ठहरने में नहीं होगी। इस पर प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल से खटीमा में सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव शुरू हो गया है। खटीमा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिलडिया के संयुक्त परिसर में प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूल में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष भोज का भी आयोजन किया गया। प्रवेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। छात्र छात्राओं के लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया। स्मार्ट क्लास की भी शुरुआत की गई है। बच्चों को और भी सहूलियतें मिलेंगी। खटीमा में प्रवेश उत्सव की शुरुआत हुई है और यहीं पर अब बच्चों को और किस तरीके से सुविधाएं यहाँ पर मिल सके, इस पर फोकस है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेलड़िया में भी प्रवेश उत्सव मनाया गया
और उसी दरमियान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। विशेष भोज भी हुआ, स्मार्ट क्लास की भी शुरुआत हो गई है और भी बेहतर शिक्षा अब बच्चों को मिल पाएगी। खतीमा में प्रवेश उत्सव की शुरुआत हुई है, तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कल से इसकी शुरुआत हुई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेलड़िया में प्रवेश उत्सव मनाया गया। और चलिए इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। प्रदेश में समूह घ के 20,000 से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती। आउटसोर्सिंग के आधार पर भर्तियां होंगी। वहीं एडेड स्कूलों में भी 3,089 लिपिक की भर्ती होगी, ऐसी जानकारी है। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित स्कूलों में कई स्तरों पर ये भर्तियां की जाएंगी। बड़ी जानकारी लखनऊ से। बिल्कुल आपको बता दें, समूह घ के 20,000 पदों पर जल्द ही भर्ती हो रही है। आउटसोर्सिंग के आधार पर ये भर्तियां की जाएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। एडेड स्कूल की 3,089 लिपिकों को इसमें जगह दी जाएगी। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो भी हम कहें एडेड स्कूल हो, वहाँ पर तो भर्तियां होंगी। वहाँ पर जो लिपिक है उनकी भर्ती होगी। 3,000 से ज्यादा ये पद है। इसके अलावा जो विभाग में पद खाली चल रहे हैं, खासतौर पर समूह घ के, तो वहाँ पर 20,000 पदों पर भर्ती होगी। और कहीं न कहीं रोजगार के अवसर जो बार बार सरकार कहती है वो सृजित होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये पूरे प्रदेश में 20,000 के आसपास जो पद है वो माध्यमिक शिक्षा में इस वक्त खाली चल रहे हैं और जल्द इनकी नियुक्ति हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और हो सकता है कि जल्द इसको लेकर हम कहें तो जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई के। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से। इसके अलावा दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बुधवार को कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। आपको बता दें, बुधवार को जहांगीरपुरी में एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें कि 9 बुलडोजर एक साथ अतिक्रमण हटाने में लगे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया, उसी वक्त वहां कार्रवाई को रोक दिया गया। अब आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ पोलैंड पे जुड़ गए हैं। अविनाश, बुलडोजर पर सुप्रीम सुनवाई करने वाला है, कब ये सुनवाई होगी, क्या जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवाई, ये 2 जजों की बेंच रहेगी जो तकरीबन 11 बजे के करीब इस मामले पर सुनवाई करेगी। जिसमें अगर बात करें तो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो याचिका डाली गई है उसमें कल वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल समेत कई वकील पेश हुए थे। आज दुष्यंत दवे पेश होंगे जो अपना पक्ष रखेंगे। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि इस तरीके से कार्रवाई जायज है। तो वही जमीयत उलेमा हिंद बताएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली में जानबूझकर बिना नोटिस दिए हुए इस तरीके की बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट तमाम सारी दलीलें सुनने के बाद फिर अपना ऑर्डर पास करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं पास करेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे रखा है कि कहीं पर भी बुलडोजर चलाने से पहले बिना कोर्ट की अनुमति के कोई भी सरकार बुलडोजर ना चलाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ अपनी पत्नी के साथ 3 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मॉरिशस के पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से ताज होटल पहुंचे। यहां वो अपने निजी कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी भी मॉरिशस के पीएम से काशी में मुलाकात करेंगे। आज सुबह मॉरिशस के पीएम दशाश्वमेध घाट पर अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करेंगे और शाम को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। साथ ही 22 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो 3 दिन के वाराणसी दौरे पर मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ पहुंचे हैं और आज दशाश्वमेध घाट पर पिता की अस्थियां विसर्जित वो करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है, बैठक होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यूपी के आईएएस अधिकारी सम्मानित होंगे। सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री मोदी अफसरों को सम्मानित करेंगे। कई अफसरों को आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से अवार्ड मिलेगा। सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
और सम्मान पाने वाले अधिकारियों के नाम भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आईएएस अनिल ढिंगरा को पीएम अवार्ड मिलेगा। मेरठ डीएम रहते हुए उन्होंने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। एमएसएमई सेक्टर में देश में सर्वोच्च प्रदर्शन किया। उनके अलावा आईएएस दीपक मीणा को भी पीएम अवार्ड से नवाजा जाएगा। सिद्धार्थनगर डीएम रहते हुए काला नमक की खेती को बढ़ावा देने पर उन्हें सम्मान मिला। इसके अलावा मथुरा डीएम आईएएस नवनीत सिंह चहल को भी प्रधानमंत्री अवार्ड मिलेगा। उन्होंने चंदौली डीएम रहते हुए काला चावल की खेती को बढ़ावा दिया था। तो वहीं आईएएस अरविंद चौहान, जो कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मेला अधिकारी रहे, उन्हें भी पीएम सम्मान दिया जाएगा। प्रयागराज कुंभ मेला आयोजन के लिए उन्हें ये सम्मान मिलेगा। तो ये तमाम वो नाम है उत्तर प्रदेश के आईएएस के जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। एसएसपी अजय कुमार की बड़ी कार्रवाई। करछना थाने में तैनात 10 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। ये बड़ी खबर है। 2 एसआई, 2 महिला कांस्टेबल समेत 10 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। थाने के औचक निरीक्षण के दरमियान मिली थी लापरवाही और अधिकारी से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी पुलिसकर्मी सस्पेंड होंगे। करछना थाना प्रभारी पर भी हो सकती है कठोर कार्रवाई, ऐसी जानकारी मिल रही है।